हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स स्टडी टुगेदर। और आज हम करने वाले हैं डीबीएमएस के लिए वीक नंबर 11 की समरी। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट टॉपिक इज अपडेट पॉलिसीज। अपडेट पॉलिसीज हमारी ऐसी पॉलिसीज होती है जो कि डिसाइड करती है कि कब और कहाँ पे हमारा जो भी डेटाबेस है वो अपडेट करेगा, अपडेटेड डेटा को कब लिखेगा हमारी मेन डिस्क पे। अब जो भी हमारे अपडेटेड डेटा होते हैं ना, वो सबसे पहले हम हमारे बफर में लिखते हैं। बफर इज दी रैम। तो जो भी अपडेट्स होते हैं वो रैम पे चले जाते हैं, बट हमारे जो मेन डिस्क है उस पे नहीं जाते हैं डायरेक्टली। तो अब वो क्वेश्चन ये आता है कि कब हमारा जो डेटा है वो मतलब हमारी मेन डिस्क पे अपलोड किया जाएगा। तो हमारे पास में उसमें दो अप्रोच होती है कि पहली अप्रोच तो है कि हम उसको बाद में लिख लें, कि मतलब बाद में कैसे, कि जब मैं मेरा ट्रांजैक्शन को अपडेट करवा रही हूँ तो अपडेट्स में और सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन का पूरा अपडेट है उसको एक साथ में मैं अपनी डिस्क पे लिखूं, तो वो होता है हमारे पास में डिफर्ड अपडेट। सेकेंड टाइप का अपडेट हमारे पास में आता है इमीडिएट अपडेट, कि मतलब जैसे जैसे मैं मेरी ट्रांजैक्शंस जो भी मेरे रैम में मैं अपडेट करती जा रही हूँ, एज इट इज उसके साथ साथ में मैं अपनी जो मेन डिस्क है उसमें भी अपडेट्स करती जा रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मैं उसके साथ साथ में चल रही हूँ। अब दोनों में डिफरेंस ये आता है कि डेफर्ड अपडेट में ना हमारे अंडू अवेलेबल नहीं होता है, एंड जब इसमें अंडू का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो मतलब ये है कि जो भी मेरा एक बार में डेटा कमिट हो चुका है, ट्रांजैक्शन कमिट हो चुका है, मैं उसी का पूरा अपडेटेड डेटा को एज इट इज डिस्क पे लिख देती हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें अंडू ऑपरेशंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो अगर मेरा बीच में सिस्टम भी क्रैश कर जाता है, अब जैसे मैं अपडेट्स कर रही हूँ मेरे ट्रांजैक्शन में, बट एकदम से सिस्टम में क्रैश आ गया, तो सिस्टम में क्रैश आ जाता है, तो अगर मैं उसको एज इट इज सारा बाद में लिखूंगी तब मुझे मेरे कोई भी जो भी मेरे डिस्क है ना उसमें मुझे अपडेट्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी इफ़ आई एम यूजिंग द डेफर्ड अपडेट। बट अगर मैं इमीडिएट अपडेट यूज़ कर रही हूँ तो उसका मतलब है कि अगर मैंने मेरे सिस्टम में क्रैश आ जाता है तो एज इट इज क्रैश के टाइम पर मेरा जो भी अपडेटेड डेटा मैंने जो भी हमारी डिस्क पे लिखा होगा उसको मुझे वापस से अंडू करना पड़ेगा, और उसको फिर वापस से जो भी मेरा न्यू डेटा होता है उसको अपडेट वापस से करवाना पड़ेगा रीडू इनका ऑप्शन यूज़ करके। तो इसमें दोनों में ये डिफरेंस होता है। और हमारी जो डेफर्ड अपडेट होती है ये एक्चुअली होती तो बहुत स्लो कमिट करवाती है हमारे डेटा को, बट और इसको हमारे जो बफर में स्पेस चाहिए ना वो भी ज़्यादा चाहिए। अब इसमें स्पेस बफर में ज़्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि सारे जो हमारे अपडेट्स हैं वो एक बार बफर में जा रहे हैं, तो बफर में अगर वो बाद में लिखेगा तो सारे के सारे अपडेट्स हमारे बफर में ही पड़े रहेंगे। तो अगर बफर में ही है तो उसको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा कि कब वो डिस्क पे जाएगा एंड वो हमारा जो बफर अपडेट है वो उस डेटा को रिमूव कर सकते हैं। बट इमीडिएट अपडेट में हमारे पास में जो बफर की स्पेस है ना वो बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली साथ साथ में दोनों जगह अपडेट्स बना रहे होते हैं कि पहले मैं एक मेरा नॉर्मल जो रैम में अपडेट कर रही हूँ वो कर रही हूँ, एंड रैम के साथ साथ में मेरे जो डिस्क है उस पर भी मैं अपडेट करती जा रही हूँ। और इसमें मेरा जो कमिट होता है वो भी एकदम फास्ट कमिट होता है, क्योंकि साथ साथ में हमारा जब डेटा चलता है तो डिस्क पे एक साथ में मेरे साथ में सामने जो है वो डेटा आ जाएगा। डेफर्ड अपडेट का एडवांटेज ये है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा सेफ है, इसमें मेरे को अंडू रिक्वायर्ड ही नहीं होता। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारा जो सिस्टम क्रैश हो गया तो मैं इसको इसमें कुछ भी अपडेट मतलब अंडू करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी अपडेट करा ही नहीं अपनी डिस्क पे। सारा का सारा जो भी है मेरे रैम पे पड़ा है, तो रैम पे जो होगा वो काम होगा, बट डेफर्ड जब मैं डिस्क पे मेन जब लिख रही होंगी मेरे डेटे को तो उस पर मेरे को अपडेट्स करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूरत नहीं पड़ रही तो थोड़ा तो काम मेरे पास में ईजी हो गया। और इसमें हमारे पास में रिकवरी है ना वो भी बहुत सिंपल से हो जाती है, कि अगर ये डेटा मिल भी नहीं रहा तो इसमें रिकवरी भी बहुत फटाफट हो जाती है। और ये क्रैश सेफ भी है, तो जो मैंने आपको बता दिया। इमीडिएट अपडेट की मतलब डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें अंडू बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अंडू इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि अगर सिस्टम में हमारा क्रैश आ गया सिस्टम में तो सारा का सारा जो भी मेरा डेटा डिस्क में अपडेट होता है वो सब हट जाता है, हमारा जो नॉर्मल साथ साथ में जो रैम में चल रहा है वो सब हट जाता है। तो उसमें जो भी मैंने डिस्क पे ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको मेरे को सब अंडू हटाकर एंड वापस से उसको रीडू करना पड़ता है। और इसमें हमारा जो वॉल का रूल है वो स्ट्रिक्टली यूज होना चाहिए। वॉल होता है हमारा राइट अहेड लॉगिंग, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। चलो आगे आता है हमारे पास में राइट अहेड लॉगिंग। तो राइट अहेड लॉगिंग हमारा एक ऐसा मतलब एक रिकॉर्ड होता है ना, इसमें हमारे पास में जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं जो भी मैं अपडेट्स कराती हूँ मेरे ट्रांजैक्शंस के, वो जाके स्टोर होते हैं हमारे लॉग रिकॉर्ड्स में। अब लॉग रिकॉर्ड्स में हमारी सारी के सारी इसलिए स्टोर होती है क्योंकि अगर हमारे पास में कोई भी सिस्टम में क्रैश आ गया तो सारे के सारे जो भी अपडेट्स है उसमें हमें पता चल जाएगा, वो जाकर कहाँ स्टोर होंगे, हमारे लॉग रिकॉर्ड में स्टोर होंगे। तो अगर जैसे ही हमारा क्रैश आ गया तो लॉग रिकॉर्ड में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से क्रैश आया तो मैं आगे वहीं से काम स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है।
ताकि जो मेरी मेमोरी है वो लॉस नहीं हो। तो ये होते हैं हमारा लॉग रिकॉर्ड, कि जो भी हमारे लॉग रिकॉर्ड में जो मैंने डेटा सेव करके रखा है, और मतलब रैम से भी पहले, मतलब बफर मैनेजर से भी पहले हम जो भी हमारा डेटा है ना वो लॉग रिकॉर्ड में चला जाता है, ताकि अगर सिस्टम में क्रैश भी आ जाए ना तो वो डायरेक्टली हम लॉग रिकॉर्ड की हेल्प से हमारे उसमें बफर में लिख दें, एंड देन उसको बाद में हम अपडेट करवा दें हमारे डिस्क में। तो ये होता है हमारा राइट अहेड लॉगिंग। और वॉल्ट के हम रूल्स आगे दो और रूल्स है, मतलब दो रूल्स इसके मेजर होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है डेटा फ्लशिंग पॉलिसीज। तो हमारे पास में दो डेटा की फ्लशिंग पॉलिसीज होती है। फर्स्ट वन इज द फोर्स वर्सेज नो फोर्स, एंड सेकेंड इज द स्टील वर्सेज नो स्टील। तो फोर्स हमारा क्या करता है, फोर्स एक काम करता है कि जो भी हमारे, जैसे ही मैंने एक ट्रांजैक्शन कमिट किया, तो जैसे ही मेरा डेटा कमिट हो गया वो एज इट इज सारे के सारे जो भी मेरे मॉडिफाइड पेजेस है उसको एज इट इज डिस्क पे भेज देता है। तो सारे के सारे जो पेजेस है, जैसे ही मैंने कमिट पे क्लिक किया नहीं, और सारे के सारे डेटा जो भी मेरे मॉडिफाइड पेजेस है वो डिस्क के पास गए नहीं। और ये इससे गुड है क्योंकि इसमें हमारा जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहती है, एंड बट काम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्लो कमिट होता है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं एक बार सारे डेटा को कमिट करवाऊंगी, उसके बाद में सारा कुछ जाकर मेरे जो भी मॉडिफाइड पेजेस है वो जाकर डिस्क पे जाएंगे। तो डिस्क पे जाने में भी तो जो भी मॉडिफाइड पेजेस होंगे उनको टाइम लगेगा, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्लो कमिट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नो फोर्स। तो नो फोर्स क्या करता है कि ये पेजेस को फोर्स नहीं करता है कि जैसे ही हमारा कमिट हो जाए आप डिस्क पे कर दो, वो वेट करता है। ठीक है, जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तभी वो हमारे जो भी डेटा है उसको हमारी जो डिस्क है उस पर लिखता है। तो ये हमारे जो डेटा है उसको फोर्स नहीं करता है कि आप जैसे ही आप कमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वो हमारे पेजेस को फेंक देगा। बट अगर मेरे पास में फोर्स ऑप्शन होगा तो फोर्स में क्या होगा, वो एज जैसे ही मैंने कमिट पे क्लिक किया नहीं और हमारे जो भी अपडेटेड पेजेस होते हैं उसने उसको डिस्क पे फेंका नहीं। और ये गुड इसलिए होता है, हमारा जो नो फोर्स है इट इज़ गुड बिकॉज हमारे जो इसमें कमिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फटाफट होते हैं। एंड ये बैड इसलिए है क्योंकि इसमें हमें ना रीडू रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होता है। अगर सिस्टम क्रैश आ जाता है तो उसमें रिकवरी फेज पे तो उसमें हमें रीडू बहुत करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइप की जो फ्लशिंग पॉलिसी हमारे पास में आती है वो आती है स्टील एंड नो स्टील। तो स्टील वाली जो फ्लशिंग पॉलिसी है ना वो हमारे बफर मैनेजर को अलाउ करती है जो भी हमारा अनकमिटेड डेटा है ना उसको भी डिस्क पे लिखने के लिए। तो स्टील वाली क्या करती है कि जो भी हमारा अनकमिटेड डेटा होता है उसको हमारे डिस्क पे भेज देती है। तो अब ये गुड क्यों है स्टील वाला, वो गुड इसलिए है क्योंकि इसके लिए फिर हमें लेस मेमोरी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा कमिट नहीं हुआ है वो डिस्क पे ऑलरेडी चला गया है, तो इसमें हमारे पास में जो स्पेस है वो ज़्यादा बच गई, तो मेमोरी के रिक्वायरमेंट इसको बहुत कम है। और इसमें बैड इसलिए है क्योंकि इसको फिर हमें अंडू करवाना पड़ता है कि अगर मेरे को जो भी पेजेस है वो नहीं चाहिए या अगर क्रैश आ जाए तो अंडू की रिक्वायरमेंट होती है। वेयर एज नो स्टील में हमारा क्या होता है, कोई भी ऐसा अनकमिटेड डेटा नहीं होता है जो कि हमारे डिस्क पे जाता है। हमारा जो भी डेटा पहले कमिट हो गया है वही कमिट होने के बाद में ही हमारा वो सारा का सारा जो डेटा है वो हमारी डिस्क पे जाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या है नो स्टील का, तो नो स्टील का एडवांटेज ये है कि इसमें हमें अंडू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा कमिट हुआ है वही हमारे डिस्क पे जा रहा है। तो अगर सिस्टम में क्रैश भी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज जो मेरा डेटा कमिट हुआ है वही जा रहा है। बट ये बैड क्यों है, बैड इसलिए क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बड़ी बफर स्पेस चाहिए, तो इसको बफर स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब हमारे जो DBMS में सबसे यूज्ड पॉलिसी, सबसे ज़्यादा यूज्ड कौन सी पॉलिसी है, तो हमारे पास में जो DBMS यूज़ करता है वो यूज़ करता है स्टील एंड नो फोर्स। अब वो स्टील एंड नो फोर्स क्यों कंसिडर करता है, क्योंकि हमारा जो स्टील है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है उसका बफर यूजेज, एंड हमारा जो नो फोर्स है उसमें हमारे पास में जो डेटा है वो एकदम ऐसे क्या होता है ना, कमिट उसमें फास्टर हो जाते हैं। तो फास्ट कमिट की वजह से हमारा जो डेटाबेस है वो नो फोर्स और स्टील वाला पॉलिसी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बताएं। सो नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि हमें एडवांस रिकवरी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एडवांस रिकवरी हमारी इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जब भी हमारे डेटाबेस में क्रैश आ जाता है तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी कमिट हो जाते हैं, बट कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी रनिंग में होते हैं, मतलब रन कर रही होते हैं, अचानक से क्रैश आ गया। कुछ ऐसे होते हैं कि जो उसने अपडेट्स, जो भी अपडेट्स हमारे ट्रांजैक्शन में हुए थे उसको डिस्क पे लिख दिया होता है, और कुछ जो है वो सिर्फ मेमोरी में रहते हैं। तो एडवांस
फास्ट रिकवरी क्या करती है ना, जो भी हमारे पास में जो डेटा होता है उसको एकदम हमारे कंसिस्टेंट स्पेस में लेकर आ जाती है। तो उसके लिए वो क्या यूज़ करती है, वो यूज़ करती है वॉल अहेड राइट अहेड लॉगिंग, वॉल का यूज़ करती है। उसमें वो यूज़ करती है चेक पॉइंटिंग का। इसमें हमारे पास में अरीज भी आता है कि अरीज इन सब बातों का ध्यान रखता है कि हमारा जो भी मतलब इनमें से प्रॉब्लम्स आ रही है कि अगर कुछ आता ही डेटा हमारा जो है वो कमिट हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शन जो रन कर रहे थे क्रैश के टाइम पर, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो कि मतलब एकदम खाली खाली जो ट्रांजैक्शन है वो ऑलरेडी डिस्क पे चले गए हैं, तो वो सारा ध्यान अब वो करेगी किसकी हेल्प से, तो इन चारों की हेल्प मतलब तीनों की हेल्प से करती है कि वो वॉल हेड यूजिंग का यूज़ लेती है, चेक पॉइंट्स का यूज़ लेती है, अरीज का यूज़ लेती है। अब वॉल अहेड लॉगिंग मैंने आपको बताया था कि एक कोर रूल होता है हमारी रिकवरी का। तो राइट अहेड लॉगिंग में हमारे पास में दो रूल आते हैं। तो रूल नंबर 1 इसका ये होता है कि जब भी वो डेटा अपडेट करती है ना हमारी डिस्क पे, तो वो लॉग रिकॉर्ड में उसको डिस्क्राइब करती है कि ये मैंने अपडेट लिख दिया है डिस्क पे। वो ये इसलिए करती है क्योंकि हमारा अगर क्रैश आ गया तो वो अंडू और रीडू जो है वो पॉसिबल है। लॉग रिकॉर्ड में अगर मेरे पास में सारा डेटा आ गया कि ये सारा डेटा था, तो ऑलरेडी मुझे पता होगा कि मुझे इसमें से क्या अंडू करना है क्या रीडू करना है। वॉल का रूल नंबर 2 होता है कि जो भी हमारे लॉग रिकॉर्ड्स है ना, वो बिना कमिट हुए वे कभी भी फोर्स नहीं होने चाहिए हमारे डिस्क पे। तो वॉल का रूल नंबर 2 ये ध्यान रखता है कि बिना मतलब अनकमिटेड डेटा, कोई भी ऐसा अनकमिटेड डेटा नहीं होगा जो कि हमारे डिस्क पे लिखा हुआ होगा। सारे जो डेटा हमारे डिस्क पे जाएंगे वो सारे के सारे कैसे जाएंगे, कमिटेड डेटा ही अलाउड है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है चेक पॉइंटिंग। तो चेक पॉइंटिंग एक हमारा ऐसा स्नैपशॉट है जो कि डेटाबेस को बताता है कि रिकवरी आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है। अब जो हमारी रिकवरी स्टार्ट करने का वाला पॉइंट है ना, तो अब क्या होता है ना कि अगर सिस्टम बीच में क्रैश कर गया तो अब डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से पूरे ट्रांजैक्शन को देखना पड़ेगा, लॉग रिकॉर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ तक इसने करा है, यहाँ तक इसने नहीं करा है। बट अगर हमारे पास में चेक पॉइंट होगा तो चेक पॉइंट ऑलरेडी बता रहा है कि यहाँ से हमारे सिस्टम में क्रैश आया था इस पॉइंट से, तो आप इसी पॉइंट से हमारे जो डेटा को है वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो उससे क्या होता है ना, हमारे जो प्रोसेस हो जाता है लिखने वाला तो वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। हमारे पास में क्या होता है ना, फास्ट हमारे जो भी हमें डेटा चाहिए होते हैं वो डिस्क पे ऑलरेडी रिटर्न हमें मिल जाते हैं। बट अगर डेटाबेस अकेला वो काम करेगा कि स्टार्टिंग से उसको ढूंढना पड़ेगा, तो उसमें क्या करें, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इतना पेशेंस हमें भी नहीं होता है कि हम वेट करें। हमें क्या चाहिए, हमें एट द एंड हमें जो रिजल्ट चाहिए वो एकदम फास्ट चाहिए, है ना। तो वो चेक पॉइंट की हेल्प से हमारा जो डेटा है वो फास्ट हो जाता है। और हमारे पास में दो टाइप्स के चेक पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अ कंसिस्टेंट चेक पॉइंट एंड सेकंड वन इज अ फजी चेक पॉइंट्स। हमारे जो कंसिस्टेंट चेक पॉइंट्स होते हैं ना, वो इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल चेक पॉइंट। ये क्या करते हैं, ये एक अपडेट लेते हैं एंड दूसरे अपडेट को स्टॉप कर देते हैं। फिर वो जो अपडेट उन्होंने लिया है उसको सारे जो भी हमारे अपडेट हम लेते हैं अब उसको पेपर में लिखते हैं, तो उन पेपर को हम कह देते हैं कि हमारे ये डर्टी पेज हो गए। तो वो डर्टी पेज को क्या करता है, उसको चेक पॉइंट के पास में भेज देता है एंड चेक पॉइंट हमारा जो है वो लॉग रिकॉर्ड में रख लेता है कि ये एक अपडेट आया, ये लॉग रिकॉर्ड में चला गया। फिर वो वापस से रेज्यूम करता है ऑपरेशन को, फिर वो एक और अपडेट देता है, जो भी अपडेट के डर्टी पेजेस होते हैं उसको चेक पॉइंट के पास में भेजता है, चेक पॉइंट हमारा लॉग रिकॉर्ड के पास भेजता है, फिर उसको रिज्यूम करता है। तो ऐसे जब एक चालू बंद वाला जो फेज है ना, तो उसमें सोचो अगर हमने बहुत सारे अपडेट्स करे हुए होंगे तो उन अपडेट्स को एक अपडेट्स को अगर वो ऐसे ही करता रहेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो कंसिस्टेंट चेक पॉइंट में हमारे पास में ये सेफ्टी बहुत है कि हमारे जो भी हम डर्टी पेजेस लिख रहे हैं वो एज इट इज पहले हमारे लॉग रिकॉर्ड में वो सेव करता जा रहा है कि ये हमने लिखे हैं एंड इसमें अगर जब भी अगर क्रैश आ गया तो उसको पता रहेगा कि हाँ हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो भी अगर हमारे हाई लोडेड डेटाबेस होते हैं उसके लिए वो काम का नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं फजी चेक पॉइंट्स। तो फजी चेक पॉइंट्स का हम ज़्यादा अरीज में यूज़ करते हैं। अरीज हम जस्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो फजी चेक पॉइंट क्या है ना, वो सिस्टम को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करती। जैसे जैसे अपडेट्स हमारे पास में आते जा रहे हैं वो उसको लिखती रहेगी, बट कोई भी ऐसा नहीं होगा सिस्टम जिसको वो ब्लॉक करे। तो वो क्या करती है, सारे जो चेक पॉइंट्स है उसको लॉग में ही डालती रहती है साथ साथ में। तो ये ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द कंसिस्टेंट वन, क्योंकि इसमें हमारे पास में जो क्या कहते हैं हाई लोड डेटाबेस के लिए ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहेगा कि हमारे जो अपडेट्स है वो पॉज भी नहीं हो रहे हैं एंड साथ साथ में फटाफट फटाफट काम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है अरीज।
ARIES stands for Algorithm for Recovery and Isolation Exploiting Semantics. So let me write it. ARIES stands for Algorithm for Recovery and Isolation Semantics. अब हमारी जो अरीज है ना वो काम करती है स्टील, नो फोर्स एंड वॉल के साथ में। तो अगर वो स्टील, नो फोर्स और वॉल के साथ में काम करती है तो उसका मतलब है कि हमारी जो अरीज है वो अंडू, रीडू, फजी चेक पॉइंट एंड फास्ट रिकवरी को एकदम सपोर्ट कर रही है। अब हमारी जो अरीज में है ना ये सबसे पावरफुल रिकवरी एल्गोरिदम होती है हमारी डेटाबेस में। अब सबसे पावरफुल क्यों होती है, तो इसमें हमारे पास में 3 फेज में वो काम करती है। उसका फर्स्ट फेज होता है एनालिसिस, जिसका गोल होता है फाइंड आउट करना। अब वो क्या फाइंड आउट करेगा, वो फाइंड आउट करेगा कौन से ट्रांजैक्शंस थे जो कि एक्टिव थे हमारे क्रैश के दौरान, एंड सेकेंड वो कौन से पेजेस थे जो कि ऑलरेडी डर्टी हो चुके हैं, मतलब जिसमें मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिए हैं, मतलब अपडेट्स लिख दिए तो वो पेजेस डर्टी हो गए। उन दोनों की हेल्प से वो एक बिल्ड करती है हमारी अंडू एंड रीडू की अंडू एंड रीडू की लिस्ट। तो एनालिसिस हमारा उसका गोल होता है टू फाइंड, क्या फाइंड करती है, वापस आई एम रिपीटिंग कि ट्रांजैक्शंस जो कि एक्टिव थे क्रैश के टाइम पर, एंड सेकंड हमारे जो भी पेजेस है जिस पर मैंने अपडेट ऑलरेडी लिख चुकी हूँ वो सारे पेजेस, एंड उन दोनों की हेल्प से वो एक हमारा बिल्ड कर देती है रीडू एंड अंडू की एक लिस्ट। सेकंड हमारे पास में फेज आता है रीडू फेज। तो रीडू फेज का काम होता है कि ये सारे के सारे हमारे जो भी अपडेट्स होते हैं ना उसको लिखती वापस से है, जो कि वो सोचती है कि डिस्क पे नहीं लिखे गए हैं। तो इट्स वर्क इज टू रिपीट ऑल द अपडेट्स दैट मे नॉट बी रिटन ऑन द डिस्क। तो इसका काम ये है। अब इसका इंपॉर्टेंट रूल रीडू फेज का ये है कि सारे के सारे जो ऑपरेशंस है ना वो सारे हमारे जो स्टार्टिंग वाला डर्टी पेज होता है, मतलब स्टार्टिंग वाला जो अपडेटेड फेज होता है ना वहां से हमें रीडू करना पड़ता है, ये इसका इंपॉर्टेंट रूल है। थर्ड फेज हमारे पास में आता है अंडू फेज। तो अंडू फेज हमारा एक काम करता है, इट्स गोल इज टू फाइंड ऑल द अनकमिटेड डेटा, जो भी हमारे अनकमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं ना तो उन सब अनकमिटेड ट्रांजैक्शन को वो वापस से अंडू करता है। तो इसका काम ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि लॉग रिकॉर्ड्स में हमारे जो भी अरीज में लॉग रिकॉर्ड्स होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो लॉग रिकॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें हमारे पास में सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है LSN, एंड LSN स्टैंड्स फॉर लॉग सीक्वेंस नंबर। इट स्टैंड्स फॉर लॉग सीक्वेंस नंबर। सबसे पहला हमारे पास में लॉग रिकॉर्ड के स्ट्रक्चर में आता है LSN। सेकंड हमारे पास में आता है ट्रांजैक्शन आईडी। थर्ड हमारे पास में वो डालता है कि कौन सी पेज आईडी थी। अब लॉग रिकॉर्ड्स क्या है, जिसमें मेरे जो भी मैं अपडेट्स डिस्क पे बफर में एंड जो मेरे डिस्क पे कर रही हूँ उससे पहले मैं कहाँ जाते हैं, मेरे लॉग रिकॉर्ड्स में जाके वो साथ साथ में सेव होते रहते हैं। तो लॉग रिकॉर्ड्स ये सब सेव करता है। फर्स्ट इज द LSN, सेकंड वन इज द ट्रांजैक्शन आईडी, थर्ड वन इज द पेज आईडी। उसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी कि अगर मतलब मैंने जो ऑलरेडी वैल्यू लिख दी है तो ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू अगर हमारे ट्रांजैक्शन में कोई क्रैश के बाद में अगर हम कोई न्यू वैल्यू डालते हैं तो न्यू वैल्यू, या अगर कोई वैल्यू जो है मुझे को डिलीट करनी है या अपडेट करवानी है तो वो न्यू वैल्यू भी मैं लिखती हूँ इसमें। एंड फिर हमारा जो अंडू का पॉइंटर होता है वो भी इसमें ही आता है। तो अंडू नेक्स्ट पॉइंटर। अब हमारा जो इसमें LSN है ना लॉग सीक्वेंस नंबर, वो हर एक लॉग एंट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि अरीज इतना पावरफुल क्यों माना जाता है, मतलब डेटाबेस में सबसे पावरफुल रिकवरी ऑप्शन है हमारे पास में, बट इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि ये सबसे मतलब इजी वे में हमारा जो स्टील एंड नो फोर्स है उसको हैंडल कर लेता है, जो कि हमारा जो डेटाबेस की फ्लशिंग पॉलिसीज है जो कि डेटाबेस सबसे ज्यादा यूज करता है, दैट इज स्टील एंड नो फोर्स। तो वो उसको सबसे इजीली हैंडल कर लेता है अरीज। सेकेंड, ये हमारे फजी चेक पॉइंट्स को सपोर्ट करता है। फजी चेक पॉइंट को अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसमें
हमारे पास में जो डेटाबेस का जो काम है ना वो ज़्यादा फटाफट में हो रहा होगा अगर हमारे पास में जो नंबर ऑफ डेटाबेस है वो ज़्यादा है। तो सेकंड पॉइंट इसका ये है कि ये सपोर्ट फजी चेक पॉइंट्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है, ये वॉल को यूज़ करता है, दैट इज राइट अहेड लॉगिंग के रूल्स को फॉलो करता है। तो अगर राइट अहेड लॉगिंग से हमने रूल को ही फॉलो कर दिया तो हमारे पास में जो भी एक क्या कहते हैं, जब भी मेरे को कोई अपडेट बनाना होगा तो मेरे पास में पता होगा कि ये सारे के सारे जो मेरे लॉग रिकॉर्ड में जा रहे हैं, कोई भी अनकमिटेड डेटा ऐसा नहीं हो सकता जो कि मैं डिस्क पे लिख सकूं। वॉल का सेकंड रूल जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये वॉल के रूल्स को सपोर्ट करता है। इसमें हमारे पास में जो डिस्क का राइट हो जाता है ना वो बहुत ज़्यादा मिनिमल हो जाता है कि डिस्क पे हमें बहुत ज़्यादा ऐसे मिनिमल डेटा ही लिखना पड़ता है, जो भी मेरा अपडेटेड डेटा होता है ना मैक्सिमम केसेस में हम वही लिखते हैं, तो उसमें ये भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। सेकंड, इसमें जो रीस्टार्टिंग वाला जो फेज है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये हमारे पार्शियल रोल बैक्स को सपोर्ट करते हैं, ये हमारे सेव पॉइंट्स को अलाउ करते हैं एंड इट इज़ द मोस्ट हाईली स्केलेबल टाइप। तो अरीज इसलिए ज़्यादा पावरफुल है। अब मैं लिख देती हूँ एक बार, इट इज़ पावरफुल बिकॉज इट हैंडल्स स्टील एंड नो फोर्स, क्योंकि ये हमारे सबसे ज़्यादा जो डेटाबेस है इसी पॉलिसी को यूज़ करते हैं, इन दोनों पॉलिसीज़ को। सेकंड, हमारा ये फजी चेक पॉइंट्स को सपोर्ट करता है, सपोर्ट फजी चेक पॉइंट्स। थर्ड हमारे पास में आता है कि वॉल को यूज़ करता है। थर्ड हमारे पास में इसमें जो फोर्थ, इसमें मिनिमल डिस्क राइट होता है। अब मैं मिनिमल यहाँ पे डिस्क्राइब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो मिनिमल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें हमें अंडू और रीडू वाला जो ऑप्शन है ना वो बहुत कम यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें बार बार लिखो नहीं लिखो या अंडू करवाओ वापस जो लिखा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए हम मिनिमल डिस्क राइट लिख रहे हैं। इसमें रीस्टार्ट फास्ट है, इट सपोर्ट partial rollbacks, it allows the save points, and it is highly scalable. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में आता है दैट इज डर्टी पेज एंड ट्रांजैक्शन टेबल। तो डर्टी पेज एंड ट्रांजैक्शन टेबल हमारी एक ऐसी टेबल होती है जब चेक पॉइंट्स के दौरान हमारा जो अरीज है ना वो दो टेबल्स में हमारे जो पेजेस है ना उसको सॉर्ट कर देता है। तो एक पेज का नाम मतलब एक टेबल जो उसमें नाम जोड़ दिया वो आ गया हमारा ट्रांजैक्शन टेबल। तो ट्रांजैक्शन टेबल में वो सारे ट्रांजैक्शंस की आईडी डाल देता है, उसका स्टेटस डालते हैं कि हमारी ये जो ट्रांजैक्शन है वो ऑलरेडी कमिट हो चुका है या रन कर रहा है, तो वो सब भी वो उसका स्टेटस बता देता है। एंड उसका जो भी हमारे ट्रांजैक्शन का लास्ट LSN नंबर होता है वो भी लॉग सीक्वेंस नंबर वो भी डाल देता है। डर्टी पेज टेबल के अंदर वो स्टोर करता है हमारी पेज आईडी को। और सबसे पहला जो पेज उस हमारे अपडेट में करा होगा मतलब अपडेट हुआ होगा सबसे पहला पेज, तो वो उस पेज को भी डर्टी पेज वाले में उसका LSN मतलब लॉग सीक्वेंस नंबर उस पेज का डाल देता है, जो भी हमारा सबसे फर्स्ट पेज होता है जिसमें हमने जो है अपडेट्स बनाए होंगे। तो ये दो टेबल्स हमारा रीस्टोर करता है एट द टाइम ऑफ चेक पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे पास में आता है दैट इज रिकवरी। अब हमें रिकवरी की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो हमारा जो डेटाबेस है ना उसमें क्रैश हमारे सिस्टम की वजह से आ रहा है या डिस्क की वजह से आ रहा है या हमारा जो भी कोई ट्रांजैक्शन है वो अबॉर्ट हो रहा है तो उसकी वजह से कभी भी क्रैश आ सकता है। अब क्रैश की वजह से क्या है ना हमारा जो डेटाबेस है ना वो एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। तो अगर वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा तो हमारा जो रिकवरी वाला ऑप्शन है ना वो इंश्योर करेगा कि हमारे ऐसे कोई भी अपडेट्स नहीं हो जो कि पार्शियली लिखे गए हो, हमारे पास में कोई भी ऐसा लॉस नहीं होना चाहिए, जो भी हमारे कमिटेड डेटा है उसका लॉस नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड वो ध्यान रखता है कि हमारा कोई भी जो अनकमिटेड डेटा है ना वो भी पीछे नहीं रहना चाहिए, मतलब अगर वो कमिट नहीं हुआ है तो उसको स्टार्टिंग से वापस स्टार्ट करके कमिट करवाओ। तो हमारी जो रिकवरी है ना वो ये काम करती है।
नेक्स्ट हमारे पास में आता है टाइप्स ऑफ फेलियर्स। तो हमारे पास में फेलियर्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन, या तो हमारा ट्रांजैक्शन कोई फेल हो रहा है, या हमारा कोई सिस्टम क्रैश हो रहा है, या हमारा कोई मीडिया फेलियर हो रहा है, मतलब कि डिस्क क्रैश हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन फेलियर में हमारे पास में अब ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो गया, अब वो अबॉर्ट कि उसमें कोई लॉजिकल एरर आ गया, या वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हमारे होते हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसकी वजह से क्रैश आ गया, है ना, और या उसमें डेडलॉक हुआ होगा, तो उसकी वजह से ट्रांजैक्शन में अबॉर्ट हो सकता है। तो ये ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया। तो ट्रांजैक्शन फेलियर हमें बताता है कि सिर्फ आपको उसी ट्रांजैक्शन का क्या करना है ना, वापस उसको अंडू करना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन फेलियर्स में हमारे पास में ये होता है। सिस्टम क्रैश, अब हमारा जो सिस्टम क्रैश में जो भी हम लिखते हैं ना, उसमें मेजरली हमारी मेन मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं ना वही डिलीट किए जाते हैं। हमारा जो डिस्क का डेटा होता है वो बिल्कुल सेफ होता है सिस्टम क्रैश के दौरान। और रिकवरी जो होती है ना हमारी, वो तो ऑफकोर्स लॉग्स की हेल्प से ही होती है। तो जो मेन मेमोरी के कंटेंट्स है ना हमारे, सिर्फ वही लॉस्ट होते हैं, बाकी हमारे जो डिस्क के जो भी डेटा डिस्क का होता है वो एकदम सेफ रहता है। एंड उसको रिकवरी कैसे करेंगे हम उसके वापस से, तो हम उसको लॉग्स की हेल्प से उसकी रिकवरी कर देंगे। थर्ड टाइप का क्रैश, दैट इज मीडिया फेलियर, कि हमारा जो डिस्क है वही क्रैश कर गई। तो अगर हमारी पूरी की पूरी डिस्क जो है वो डैमेज हो जाती है तो उसको हमें रिस्टोर करवाना पड़ेगा बैकअप से या रीडू करके। अब रीडू और बैकअप मैं कहाँ से करूँगी, मेरे जो लॉग रिकॉर्ड्स है मैं वहाँ से रीडू और बैकअप करूँगी। और ये सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एकदम वर्स्ट केस होता है मीडिया फेलियर, क्योंकि इसमें मेरे को सब वापस है स्टार्टिंग से, मेरा जो अपडेटेड डेटा है ना वो स्टार्टिंग से पहले तो मैं उसको अंडू करूंगी, एंड देन मैं वापस से वो सेम टाइप का ही डेटा मैं उस डिस्क में वापस लिखूंगी अगर मेरा डिस्क क्रैश हो गया। अब मेरे पास में टाइप होती है ट्रांजैक्शंस की ड्यूरिंग द क्रैश। अब अगर हमारे पास में T1 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो T1 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हमें बताता है कि हमारा जो डेटा है ना वो कमिट हो चुका है चेक पॉइंट से पहले। तो चेक पॉइंट लगा उससे पहले ही हमारा जो डेटा है ना वो कमिट हो चुका है, तो उसमें हमें कुछ भी ना मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेव होता है। सेकंड टाइप का जो मेरे पास ट्रांजैक्शन आता है दैट इज T2 टाइप। तो T2 टाइप में क्या है ना कि जस्ट वो स्टार्ट हुआ ही था चेक पॉइंट से पहले, एंड वो कमिट भी हो चुका है क्रैश से जस्ट पहले। तो अगर वो क्रैश से जस्ट पहले कमिट हुआ है तो उसमें हमें रीडू की रिक्वायरमेंट होती है। तो T2 क्रैश नीड्स द, अगर हमारे पास में T2 ट्रांजैक्शन अगर है तो उसमें हमें रीडू की रिक्वायरमेंट होती है, रीडू रिक्वायर्ड। थर्ड ट्रांजैक्शन टाइप में हमारा जो होता है ना वो ट्रैक पॉइंट से पहले ही स्टार्ट होता है, एंड वो हमारा जब क्रैश आता है उस टाइम पे भी वो एक्टिव होता है। तो अगर क्रैश के टाइम पे वो एक्टिव है तो उसमें हमें अंडू और रीडू दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो टाइप 3 ऑफ क्रैश में हमारे पास में नीड्स अंडू प्लस रीडू। ट्रांजैक्शन T4 अगर हमारे पास में कि टाइप T4 का ट्रांजैक्शन हमारा हो रहा है, तो क्या होता है ना कि जस्ट ट्रांजैक्शन चेक पॉइंट से पहले स्टार्ट हुआ है एंड वो कमिट भी हो चुका है हमारी क्रैश से पहले। तो अगर वो कमिट हो चुका है क्रैश से पहले तो उसमें हमारे पास में T24 का भी टाइप ये सेम T2 का ही टाइप का है, तो इसमें भी हमें सिर्फ रीडू की रिक्वायरमेंट होती है। टाइप 5 अगर हमारे पास में ट्रांजैक्शन है तो वो हमारा चेक पॉइंट से पहले स्टार्ट होता है एंड वो एक्टिव ही रहता है ड्यूरिंग द क्रैश। और ये हमारा सेम देखो टाइप 3 जैसा ट्रांजैक्शन टाइप है, बट इसमें अगर हमारे पास में टाइप T5 का अगर ट्रांजैक्शन टाइप है तो उसमें अगर हमारा जो डेटा जब क्रैश हो रहा है एक्टिव मोड में, तब उसमें मेरे को सिर्फ उसमें अंडू करवाना पड़ेगा इफ इट इज एक्टिव ड्यूरिंग द क्रैश। अगर T5 वाला टाइप है तो इसमें मेरे को सिर्फ अंडू की रिक्वायरमेंट है, it does not requires the redo option, so it only requires the undo, needs only undo। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रिकवरी ऑप्शंस। तो हमारे पास में 3 रिकवरी ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज द अंडू, सेकंड वन इज द रीडू एंड थर्ड वन इज द स्किप। तो हमारा जो अंडू है तो वो क्या करता है, जो भी हमारे अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं ना तो उसको अंडू करता जाता है ओल्ड उसकी वैल्यूज पे। रीडू हमारा क्या करता है, रीअप्लाई करता है हमारे जो ट्रांजैक्शन की अपडेट है ना न्यू वैल्यूज को यूज करके, तो उसको रीडू करता है कि जो भी हमारे न्यू वैल्यूज आई है उसको जो कमिटेड डेटा है उस पर रीअप्लाई कर रहा है। एंड इफ इट इज स्किप, तो स्किप हमारा क्या करता है कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन चेक पॉइंट से पहले ही कमिट हो चुका है तो उसको स्किप कर देता है। तो स्किप का यही काम होता है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिकवरी का प्रोसेस, कि हमारी रिकवरी है वो कितने प्रोसेस से, मतलब कितने उसमें फेज होते हैं। तो हमारे पास में उसमें ना 3 फेज होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे हमारा वो क्या करता है ना, वो लास्ट चेक पॉइंट को फाइंड करता है। तो लास्ट चेक पॉइंट को अगर वो फाइंड कर रहा है तो हमें उससे पता चल जाएगा कि हमारे जो एक्टिव ट्रांजैक्शन है वो कौन से हैं। सेकेंड स्टेप जो ये करता है वो ये करता है रीडू फेज उसका आता है। तो रीडू फेज में हमारे पास में क्या होगा कि लास्ट चेक पॉइंट हमारे जो भी अपडेट्स होने होंगे, तो लास्ट चेक पॉइंटेड अपडेट को देखता है एंड देन उस सारे अपडेट्स को वो वापस से रीडू करवाता है हमारे चेक पॉइंट से ऑनवर्ड्स। मतलब जहाँ पे लास्ट चेक पॉइंट ने लास्ट छोड़ा ना, वहाँ से उसको सारे डेटा को अपडेट, मतलब रीडू करवाते हैं। अगर उस मतलब बीच में ही क्रैश आ गया, चेक पॉइंट से पहले ही क्रैश हो गया, तो वो सेकेंड फेज उसका ये होता है। थर्ड फेज उसका आता है हमारे पास में अंडू फेज। तो अंडू क्या करता है, वो अंडू करता है हमारे जो भी अनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उन सारे ट्रांजैक्शंस को वो अंडू करता है। तो हमारे पास में रिकवरी के ये 3 प्रोसेसेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कम्स द बफर मैनेजमेंट। तो बफर मैनेजमेंट हमारा क्या होता है ना, कि हमारे जो डेटाबेस में जो भी मैं पेजेस लिखती हूँ वो सारे पेजेस मैं डिस्क पे स्टोर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमारी पहली बात तो डिस्क में इतनी स्पेस नहीं होती है, एंड सेकंड अगर मैं डिस्क पे ज़्यादा ही अगर सामान डालूंगी तो वो काम करना थोड़ा स्लो कर देगी। तो इसलिए हमारे जो भी पेजेस है ना, जो भी फ्रिक्वेंटली यूज पेजेस है, जिनको मैं एक डिस्क की लिमिट होती है उस लिमिट पे डाल दिया, फिर बाकी के जो मेरे फ्रिक्वेंटली यूज पेजेस है उसको मैं एक बफर में रखती हूँ, दैट इज़ माई रैम। अब वो बफर मैनेजर जो होता है ना, वो क्या काम करता है, वो इन चीज़ों को मैनेज करता है कि पहला वो ध्यान रखता है कि हमारे ऐसे कौन से पेजेस हैं जो कि मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऐसे कौन से पेजेस है जिसको तो उसको हटाना है हमारी जो भी मेमोरी या डिस्क में से, तो वो रिमूव करने का वो काम करता है। वो ये देखता है कि हमारे ऐसे कौन से पेजेस है जो अभी तक डिस्क पे नहीं लिखे गए हैं, उसको लिखना है। और एक और है कि अगर हमारे पास में कोई भी ऐसे डर्टी पेज है ना, तो मॉडिफाइड पेजेस हमारे पास में कौन से अभी जो नए आए हैं, तो उन सारे जो ना चीज़ों का एक वो रिकॉर्ड रखता है, ये सब चीज़ें मैनेज करता है। और बिना बफर मैनेजर के हमारे पास में जो परफॉर्मेंस होगी ना, वो बहुत लो रेट की हो जाएगी। हमें पता भी नहीं रहेगा कि कौन से हमें मतलब डेटाबेस को पता भी नहीं रहेगा कि कौन से पेजेस हमारे मेमोरी में है या नहीं है, किन पेजेस को हटाना है। तो बफर मैनेजर हमारा जो डेटाबेस का जो काम है ना, वो थोड़ा इजी कर देता है। इसलिए हमारी जो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हमारा जो बफर मैनेजर है ना, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है बफर पूल। तो बफर पूल हमारे पास में एक ऐसा पूल होता है जिसमें हमारे पास में फ्रेम्स होती है। अब फ्रेम्स क्या होती है, फ्रेम्स हमारे पास में जो एक डिस्क के पेज को स्टोर करती है ना, तो हर एक हमारे पास में पूरी डिस्क में हर ऐसे ऐसे फ्रेम्स बनी हुई होती है जो कि हर एक डिस्क में एक पेपर को स्टोर करती है, वो होती है हमारी फ्रेम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज द डर्टी पेजेस। अब डर्टी पेजेस हमारे पास में ऐसे पेजेस होते हैं, अब मैं कब बोलती हूँ कि मेरे जो पेपर है वो डर्टी हो गए, तो वो मैं जब बोलती हूँ कि जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रही हूँ उसमें जो मेरे मॉडिफाइड पेजेस हैं, तो वो सारे जो भी पेजेस हैं जिनको मैंने वो मॉडिफाई कर दिए हैं, मेरे सारे ट्रांजैक्शन उस पेपर पे अपडेट हो चुके हैं, बट उन पेपर को अभी तक मैंने अपनी डिस्क पे अपडेट नहीं करा है। ठीक है, वो सारे पेपर सिर्फ अभी मेरे पास में ऑलरेडी ट्रांजैक्शन के जो लिखे हुए वही हैं, उसको मैंने डिस्क पे अभी तक नहीं लिखा है, ऐसे पेजेस होते हैं मेरे डर्टी पेजेस। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक पिन एंड अनपिन का। तो पिन का मतलब और अनपिन का मतलब होता है जब भी हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो एक पेज को यूज़ कर रहा होगा, मतलब उस पेज पे वो अपडेट करवा रहा होगा अपने जो ट्रांजैक्शंस के हैं, तो उस पेज को क्या कर देता है, हमारा पिन कर देता है। तो वो पिन इसलिए करता है क्योंकि वो बताता है बफर मैनेजर को कि अभी यूज़ में है और आप इसको अभी एडिट नहीं कर सकते हो। और फिर उसके बाद में जब वो अनपिन कर देता है, तो जैसे ही हमारा वो पूरा पेज पे काम पूरा हम लिख देते हैं, एक पेज पे जितना अपडेट्स हम कर सकते हैं वो सब कर देते हैं, तो फिर मैं उसको वापस से अनपिन करवा देता है वो, ताकि वो बफर मैनेजर जो है वो अपने हिसाब से देख सके, अगर उसको पेज को एडिट करवाना है तो वो करवा भी सकता है, तब फिर हमारा जो बफर मैनेजर है उसे रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है स्टील एंड नो स्टील इन बफर। अब जैसे नॉर्मली हमने जो स्टील एंड नो स्टील पढ़ा कि स्टील हमारा ऐसा है कि जो कि अनकमिटेड डेटा होता है उसको भी मतलब फ्लश आउट कर देते हैं, वेयर एज द नो स्टील वो अनकमिटेड डेटा को फ्लश नहीं करते। तो इन द सेम वे बफर में भी यही होता है, स्टील एंड अनस्टील, कि बफर मैनेजर जो है ना वो फ्लश कर सकता है हमारी जो भी अनकमिटेड पेजेस है, जब भी उसको नीडेड होती है वो अनकमिटेड पेजेस को भी भेज सकता है। बट वेयर एज द बफर मैनेजर इन नो स्टील कैन नॉट बी इट इज़ नॉट अलाउड टू शेयर द अनकमिटेड पेजेस टू दी फ्लश्ड। तो एक बार वो पूरा कमिट होगा उसके बाद में ही वो फ्लश करेगा बफर में भी, बट अगर ऑलरेडी वो स्टील में अगर हम कर रहे हैं तो बफर मैनेजर अनकमिटेड पेजेस को भी भेज देता है, वही होता है हमारा।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज हमारे जब बफर फुल हो जाता है ना, तो अब वो ये प्रॉब्लम आती है कि वो कौन से पेज को एविक्ट करे। अब हमारे जो डेटाबेस में है ना, तो उसमें हमारे पास में 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द लीस्ट रिसेंटली यूज, सेकेंड वन इज द मोस्ट रिसेंटली यूज, एंड थर्ड इज फर्स्ट वन फर्स्ट आउट। तो ये हमारे पास में 3 मेथड होते हैं, और एक और मेथड लाइक इसमें है या नहीं, बट आई विल टेल यू, इट इज क्लॉक और सेकेंड चांस। तो ये हमारे पास में टोटल 4 मेथड होते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा जो बफर मैनेजर है वो हमारे पेज को रिमूव कर सकता है। तो हमारा जो ये फर्स्ट लीस्ट रिसेंटली यूज, अगर वो डीबीएमएस बोल रहा है कि आप इसका लीस्ट रिसेंटली यूज पेज हटाओ, तो मतलब जो सबसे पहला पेज हमने लिखा होगा ना, तो बफर मैनेजर में जब वो फुल हो जाएगा, वो सबसे पहला पेज जो लिखा होगा वो हटा देगा। मोस्ट रिसेंटली यूज के अभी जस्ट जो मैं नेक्स्ट पेज पे मैं काम करके आई हूँ, उसके नेक्स्ट पेज पे आई हूँ, मेरे बफर मैनेजर में सेल्स नहीं बची है, तो आपने जस्ट इसके पहले जो पेज लिखा है वो आप हटा दो, बोलता है मोस्ट रिसेंटली यूज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पेज हमारा फर्स्ट एंटर कर रहा है बफर सिस्टम में, वही सबसे पहले बाहर आएगा, तो वो दैट इज फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट। एंड क्लॉक एंड सेकंड चांस, ये बहुत एफिशिएंट वर्जन होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, ये एफिशिएंट वर्जन इट इज। एंड ये हमारा बिट्स यूज करता है, तो बिट्स की हेल्प से हमारे पेजेस को जो है वो हटा देता है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है राइट स्ट्रैटेजी। तो हमारे पास में 2 टाइप्स की राइट स्ट्रैटेजी होती है। फर्स्ट वन इज द राइट थ्रू, एंड सेकेंड वन इज द राइट बैक। तो राइट थ्रू जब मैं बोल रही हूँ, तो मतलब हमारा जो भी राइट है वो डिस्क पे इमीडिएटली चला जाता है अगर राइट थ्रू वाला है। बट यहाँ पे जो हमारा राइट बैक है वो हमारे बफर में ही बैठा रहता है, डिस्क को वो बाद में अपडेट होता है, जब भी हम या तो इंस्ट्रक्शन देते हैं या बाद में एक बार पूरा जो डेटा है हमारा कमिट हो जाए, उसके बाद में ही हमारा जो राइट बैक है वो डिस्क पे हमारे सारे अपडेट्स को अपडेट करवाएगा। बट राइट थ्रू जैसे जैसे हमारा जो भी हम राइट करते रहेंगे हमारे बफर में, वो एज इट इज डिस्क पे जाता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में बफर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, कि हमारा जो बफर मैनेजर है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो, बफर मैनेजर हमारा जो भी पेज हमें फेच करना होता है डिस्क पे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो डिस्क को वो पेज दे देता है अगर डिस्क में हमारे पास में पेज नहीं होता है। जैसे डिस्क में भी तो एक नॉर्मल स्पेस ही होती है ना, बट जो बाकी के पेजेस होते हैं वो हमारे बफर मैनेजर में रहते हैं। तो बफर मैनेजर हमारा पेज को ढूंढ के देता है डिस्क को, वो डिसाइड करता है कौन से पेज को रिमूव करना है, कौन से पेज को उसी बफर में रखना है। वो मेंटेन करता है एक हमारा डर्टी बिट भी, जिसमें हमारे सारे जो भी डर्टी पेजेस होते हैं वो सारे स्टोर्ड होते हैं। ये एक पिन का काउंट भी रखता है। पिन का काउंट अभी हमने देखा था, पिन एंड अनपिन कर देते हैं हम पेज, तो वो पिन का काउंट भी अपने पास में रखता है। और ये सारे के सारे हमारे जो भी रिकवरी सिस्टम है ना, उसको उसके साथ में कॉपरेट करता है, और ये वॉल को स्ट्रिक्टली यूज़ करता है, एंड वॉल के जो हमारे रूल्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो इसलिए हमारा जो बफर मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो भी डेटा को एकदम ऑर्गेनाइज मैनर में रखने के लिए, हमें एकदम रिजल्ट ऑर्गेनाइज मैनर में मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में रेड। अब रेड होता क्या है, तो रेड स्टैंड्स फॉर रिडंडेंट अरे इनएक्सपेंसिव डिस्क। सो रेड इज redundant array inexpensive disks। ये हमारी ऐसी मल्टीपल डिस्क होती है, रेट जो होती है हमारी ऐसी मल्टीपल डिस्क होती है जो कि एक साथ में कंबाइंड होती है, ताकि हमारी जो रिलायबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके, हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो भी परफॉर्मेंस हो रही है सिस्टम पे, वो इम्प्रूव मैनर में हो सके। एक हमारे पास में जो स्टोरेज की स्पीड है वो थोड़ी बढ़ सके, एंड ये हमारे पास में फॉल्ट टॉलरेंस भी प्रोवाइड करवाती है। सो दीज आर मल्टीपल डिस्क combined to improve reliability, to improve the performance, स्टोरेज स्पीड की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, स्टोरेज स्पीड को इम्प्रूव करती है, सो इट इम्प्रूव्स, इंक्रीज करती है स्टोरेज स्पीड को। एंड डिफॉल्ट टॉलरेंस भी प्रोवाइड करवाती है, प्रोवाइड।
अब रेड में हमारे पास में 3 टर्मिनोलॉजीज होती है. फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज स्ट्रिपिंग, सेकंड टर्मिनोलॉजी इज मिररिंग एंड थर्ड वन इज द पैरिटी. तो हमारी ये जो स्ट्रिपिंग वाली टर्मिनोलॉजी होती है ना, ये हमारी जो स्पीड इंक्रीज वाला जो है ना, कि स्पीड इंक्रीज करती है, वो उसमें काम आती है. स्ट्रिपिंग हमारा क्या करती है ना, वो डेटा को स्प्लिट करवा देती है मल्टीपल डिस्क में. तो स्ट्रिपिंग हमारा क्या काम करवाती है कि इट स्प्लिट्स डेटा across multiple disks. नेक्स्ट आता है हमारा मिररिंग. तो मिररिंग वाला पार्ट जो है हमारा, जो रिलायबिलिटी वाला मैंने बताया कि हमारी जो रिलायबिलिटी को वो इम्प्रूव कर देती है. तो मिररिंग वाला जो पार्ट है ना, वो रिलायबिलिटी के लिए काम में है. और मिररिंग क्या होता है कि मेरा जो सेम डेटा होता है ना, तो मैं उसको कॉपी करवा देती हूँ 2 या 2 डिस्क से ज़्यादा. तो उससे क्या ना, मेरी जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है. तो मिररिंग इज नथिंग बट द कॉपिंग सेम डेटा. इट इज कॉपिंग सेम डेटा on 2 or more disks. थर्ड हमारे पास में पैरिटी होती है. और ये एक ऐसी कंप्यूटर बेस्ड बिट होती है जो कि हमारा जब भी मेरे को डेटा रिकवर करना होता है ना फेलियर के बाद में, तो उसमें मेरे ये पैरिटी काम आती है. तो इट इज़ अ कंप्यूटर बिट used to recover data after failure. अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में रेट के लेवल्स. तो हमारे जो रेट है ना, वो रेट लेवल 0 से स्टार्ट होता है. तो रेट लेवल अगर 0 बोल रही हो तो मतलब उसमें मेरी सिर्फ स्ट्रिपिंग हो रही है. और अगर स्ट्रिपिंग हो रही है तो उसमें मेरे पास में फास्ट रीड्स और राइट होंगे. उसमें मेरे पास में फुल स्पेस जो है वो यूजेबल होगी. इसमें मेरे पास में कोई भी रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए. और ये सिर्फ हमारा जो रेट लेवल अगर 0 आ रहा है तो वो सिर्फ हमारा परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होता है. रेट लेवल 1 इज बेस्ड ऑन मिररिंग. तो मिररिंग में हमारा क्या होता है ना, जो भी हमारा जो 2 डिस्क है वो आइडेंटिकल डेटा स्टोर करती है. जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि मिररिंग इज कॉपिंग द सेम डेटा ऑन 2 और मोर डिस्क. तो मिररिंग अगर रेट लेवल 1 आ रहा है, आपको बताया कि रेट का लेवल 1 है, तो विच मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो एक मतलब 2 डिस्क पे हमारा सेम आइडेंटिकल डेटा ही मिलेगा आपको. तो इससे क्या होता है, हमारी जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है. इससे हमारी जो रीड्स की स्पीड है वो बढ़ जाती है. तो इसमें फास्ट रीड होते हैं एंड उसकी स्टोरेज है ना बहुत ज़्यादा हाई होती है रेट लेवल 1 की. रेट लेवल 2 में हमारा ये बिट लेवल स्ट्रिपिंग होती है इसमें. और इसके साथ साथ में हमारा हैमिंग कोड भी आता है. बट ये वाला आज के टाइम पर अब बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है रेट लेवल 2. रेट लेवल 3 जो होता है वो बाइट लेवल स्ट्रिपिंग और डेडिकेटेड पैरिटी डिस्क पे बेस्ड होती है. एंड सारी जो हमारी डिस्क है ना वो सिंक में वर्क करती है इस लेवल में. तो सारी अगर हमारी डिस्क एक साथ में सिंक में वर्क कर रही है एंड उसकी जो स्पीड है वो हाई हो जाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ रेट लेवल 3. रेट लेवल 4 हमारा इट इज़ जस्ट अ बेटर वर्जन ऑफ रेट लेवल 3. बाकी वो सेम ही होता है कि वो ब्लॉक लेवल की स्ट्रिपिंग करती है. फर्स्ट थर्ड वाली क्या करती है, बाइट लेवल की स्ट्रिपिंग कर रही थी. और जो फोर्थ वाली है वो ब्लॉक लेवल का स्ट्रिपिंग करती है. और इसमें सिर्फ हमारे पास में डेडिकेटेड पैरिटी होती है जैसे हमारी थर्ड में होती है. बट इसमें डेडिकेटेड पैरिटी के साथ में अगर हमारे पास में ब्लॉक लेवल की स्ट्रिपिंग आ रही है तो ये हमारा थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हो गया लेवल 3 का. तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है एंड सारी डिस्क को सिंक में और ज़्यादा प्रॉपर वे में और उससे ज़्यादा फास्ट स्पीड हमें मिल जाती है रेट के लेवल 4 में. रेट का लेवल 5 आता है. दैट ऑल्सो वर्क्स विद द ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग. बट इसमें हमारे पास में डेडिकेटेड पैरिटी नहीं होती. इसमें हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी होती है. ये रेट लेवल 5 हमारा सबसे पॉपुलर रेट लेवल है. इसमें हमारे पास में एकदम बैलेंस्ड रीड और राइट ऑपरेशंस होते हैं. बट इसमें जो रिलायबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड ये हमारी जो स्पेस है उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करती है. और इसमें अगर हमारा एक भी डिस्क फेल हो जाती है रेट लेवल 5 में, तो वो हम उसको उसका डेटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट लेवल 5. नेक्स्ट कम्स द रेट लेवल 6. तो रेट लेवल 6 इज जस्ट बेस्ड ऑन द डबल पैरिटी. इसमें क्या होता है ना, 2 डिस्क जिसकी सेम पैरिटी होती है ना वो उसको लेती है एंड वो सर्वाइव कर लेती है हमारी. अगर वो दोनों जो डिस्क है वो मतलब सर्वाइव कर लेती है हमारे डिस्क के फेलियर्स को. एंड उसका जो भी डेटा हमारे पास में होता है तो उसका वो डेटा जो है वो एक्सट्रीमली क्रिटिकल होता है. तो हमारा जो रेट लेवल 6 है इट यूजेस द डबल पैरिटी जिसमें हमारा जो दो डिस्क है उसकी पैरिटी लेवल सेम है. तो दैट इज बेस्ड ऑन रेट लेवल 6. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर वीक नंबर 11 समरी ऑल्सो. आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी. कुछ चीज़ें हैं जो बिना क्वेश्चंस के अच्छे से समझ में नहीं आ सकती. आई नो दैट. एंड बस अब इसके बाद में आप लोगों के पास में PY की उसकी वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी. सो वेट फॉर दैट एंड थैंक यू. बाय.